हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन तब भी हम आपकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं कि और किसी तरीके से हम आपकी पढ़ाई को आसान कर सकें। तो अब आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान करने के लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब इनको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे हमने क्या किया है, हमने सबसे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए थे ना, तो एक बुक हमने क्या कर दी, सोल्यूशन बुक कर दी। उनमें सभी आपके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं सारे ही चैप्टर के। फिर दूसरा, जैसे अभी हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, देखिए क्लास 12 का हम सैम्पल पेपर आज लेकर आए। तो जैसे हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो उसी तरीके से एक बुक हमारी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक हो गई। फिर हम आगे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो एक हमारी बुक हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। देखिए इस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक है हिंदी इलेक्टिव की, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है हिंदी इलेक्टिव की, फिर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी इलेक्टिव की। तो इस तरीके से अलग अलग जो है कैटेगरीज की हमने आपके लिए बुक रेडी कर दी है। अब सवाल आता है कि ये बुक आपको मिले कैसे। इसके लिए नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर दो। जब आप सबमिट कर देंगे तो हमारे एक टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक के लिए। ठीक है, तो आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आपने देखा कि आज का हमारा वीडियो जो है वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का के स्टूडेंट्स के लिए है। मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और पेपर नंबर 3 है। तो अब ये जो पेपर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, अभी तक 2 पेपर कर चुके हैं, तो ये पेपर नंबर 3 है। तो ये प्रैक्टिस हम आपके लिए करा रहे हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो जाएं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पेपर अपना। सबसे पहले आपके पास कुछ निर्देश आएंगे। जैसे निर्धारित समय है 3 घंटे का दिया हुआ है, पूर्णांक 80 मार्क्स का है। आप सभी को पता है कि इसी तरीके से हो रहा है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा, कुल प्रश्न हैं 14। ठीक है, खंड आ में 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से हमको 40 प्रश्न करने हैं, यानी कि 48 हमारे पास में जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं, लेकिन हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वो निर्देश के अनुसार करेंगे। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी हैं। खंड बा में हमारे पास में क्या दिया गया है, सारे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हमें पूरे डिटेल में आंसर देने हैं और सभी के साथ विकल्प दिए गए हैं। फिर है निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए, उनका पालन कीजिए। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्न उत्तर क्रमशः देने, मतलब आप सीक्वेंस में देंगे सारे प्रश्नों के उत्तर और विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी निर्देश हैं सभी को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न पत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा खंड आ और प्रश्न संख्या है 1। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमारे सामने एक गद्यांश दिया है जिस पे आधारित 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 10 नंबर बहुत मायने रखता है, तो गद्यांश को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। इसको बस एक ही फॉर्मूला है, जितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। और फिर इसके उत्तर देंगे। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और फिर फटाफट प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इतिहास से विरासत में आपको भारतीय संगीत जैसी अमूल्य निधि मिली है। अन्य देशों के संगीतों की अपेक्षा इसमें जो विशिष्टता है वह उन मान्यताओं के कारण है जो संगीत के संबंध में हमारे पूर्वजों की थी। भारत में संगीत क्षणिक आमोद प्रमोद व अतृप्त तृष्णा की वस्तु न होकर समस्त ब्रह्मांड में ऐक्य का भाव का आभास है। आनंद प्रदान करने वाला आध्यात्मिक साधन है और मानव को ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग है। तो सिर्फ यहाँ भारतीय संगीत जो है ये नहीं है कि हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ये हमें शांति प्रदान करता है, आध्यात्मिकता से जोड़ता है, हमारी सोल से हमको कनेक्ट करता है। ये भारतीय संगीत की विशेषता है। संगीत के इस स्वभाव और ध्येय को हमारे देश के लोगों ने हमारी सभ्यता के प्रारंभ से ही पहचान लिया था और संगीत का विकास इन्हीं आदर्शों के अनुकूल किया था।
उन्होंने संगीत और जीवन में किसी प्रकार की दीवार नहीं खड़ी की। यह कहना अनुचित ना होगा कि उन्होंने संगीत को हमारे जीवन में इस प्रकार बुन दिया कि सहस्त्र शताब्दियों के पश्चात भी वह उसका अवांछनीय अंग बना हुआ है। मतलब ऐसा उन लोगों ने पहचान लिया था और उसे हमारे जीवन से ऐसा जोड़ा कि वो इतनी शताब्दियों के बाद भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। देखिए, अभी भी हम अगर डिप्रेस होते हैं तो सॉन्ग सुनते हैं, खुश होते हैं तो सॉन्ग सुनते हैं। भारतीय संगीत हमें बहुत शांति प्रदान करता है, ये भी बात है। संसार में संभवतः ऐसा अन्य कोई देश नहीं जहां संगीत इतने पुराने युग से जनजीवन में इतना व्याप्त हो जितना कि भारत में है। भारतवासियों के अधिक संगीत प्रेमी होने की बात का उल्लेख मेगास्थनीज के भी कर गया है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए इंडिका नामक अपने ग्रंथ में एरियन मेगास्थनीज का यह कथन उद्धत है कि जब जातियों की अपेक्षा भारतीय लोग संगीत के कहीं अधिक प्रेमी हैं। मतलब जातियां उनके लिए पहले इतनी मायने नहीं रखती थी जितना संगीत रखता था। सहस्त्र वर्षों से हमारे घरेलू और सांसारिक जीवन में लगभग सभी काम किसी न किसी प्रकार के संगीत से प्रारंभ होते रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संगीत हमारे साथ बना है। देखिए, घर में कोई भी अगर आपका कार्यक्रम होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो संगीत होगा, कोई उसका संस्कार होता है तो होगा, बर्थडे होगी, सालगिरह होगी, कुछ भी होगा, मृत्यु होगी, यहाँ तक तो सभी जगह कहीं ना कहीं संगीत जुड़ा हुआ है जो जीवन है उसके संस्कारों से। जिस दिन बालक संसार में अपनी आंखें खोलता है उस दिन से ही संगीत से उसका परिचय हो जाता है। नामकरण, कर्ण छेदन, विवाह आदि में तो संगीत होता ही है। ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं होता, ऐसा कोई पर्व संस्कार नहीं होता जिसमें संगीत ना हो। घर में ही क्यों, हमारे यहाँ खेल में और चौपाल में चक्की चलाने और धान कूटने के समय भी संगीत चलता ही रहता है। यह हमारे जनजीवन के उल्लास को प्रकट कर का तो प्रभावी साधन है ही साथ उसको गतिमान बनाने का भी प्रबल अस्त्र है। संगीत रचनात्मक कार्यों के अग्रसर होने की सामूहिक स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है और वह सामूहिक शक्ति देता है जो हमें उन कार्यों को करने के योग्य बना देती है जिन्हें हम अकेले या समूह में संगीत की प्रेरणा के बिना नहीं कर सकते। तो ये हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? ये पूरा गद्यांश किस विषय पे है? इतिहास के पृष्ठों पर भारत, भारतीय संगीत की विशाल परंपरा, विभिन्न कर्मकांडों पर व्यक्ति का प्रभाव या इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक। तो ये हमारा विषय वस्तु आधारित है भारतीय संगीत की विशाल परंपरा। कितनी प्राचीन है और कितनी विशाल है, इस पर हमने ये गद्यांश पढ़ा है। भारतीय संगीत में अन्य देशों के संगीत की अपेक्षा क्या विशेषता है? किस चीज की विशेषता है? संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐक्य करने का आभास है, मानव को वास्तविकता से विमुख करना है, कृत्रिम वातावरण उपस्थित कर कल्पना लोक में ले जाना है, या मानव को ब्रह्म बना देना है। तो भारतीय संगीत में अन्य देशों की अपेक्षा जो विशेषता है वो है संपूर्ण ब्रह्मांड से ऐक्य करने का आभास। मतलब हमें वो पूरे ब्रह्मांड से एक कर देता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। मनुष्य को ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग किसे कहा गया है? ईश्वर को, संगीत को, गुरु को या आदर्शों को? तो ये किसको कहा गया है? ये है संगीत को बोला गया है ब्रह्म से जोड़ने का। संसार का ऐसा कौन सा देश है जहां संगीत पुराने समय से मानव जीवन का हिस्सा रहा है? कौन सा देश है? एशिया, तुर्किस्तान, जापान या भारत? तो गद्यांश में हमने क्या पढ़ा है? वो है भारत। इतिहास में भारतीयों की संगीत प्रियता का उल्लेख किससे मिलता है? किससे मिलता है? पर्व त्योहार से, इंडिका ग्रंथ से, सामूहिक कार्यक्रमों से, संस्कारों से। तो भारतीय इतिहास में भारतीयों की संगीत प्रियता का उल्लेख जो हमें मिलता है वो है मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कार में संगीत नहीं मिलता? नामकरण, कर्ण छेदन, विवाह या इनमें से कोई नहीं? तो अगर देखा जाएगा तो इनमें से कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है जिसमें हमें संगीत नहीं मिलता। हमारे जो जीवन के जितने भी संस्कार हैं सब में ही संगीत हमको मिलता है।
नेक्स्ट है, जनजीवन के उल्लास को प्रकट करने का प्रभावी साधन क्या है? जनजीवन का उल्लास मतलब हम बहुत खुश होते हैं इसको, तो इसको प्रकट करने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? त्योहार, संगीत, पर्व या रीति रिवाज? तो वो क्या है हमारा संगीत। संगीत के माध्यम से हम इसे बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। सामूहिक रचनात्मक कार्यों में संगीत का क्या प्रभाव होता है? जो सामूहिक रचनात्मक, जो हम लोग ग्रुप में बैठ के जितने भी क्रिएटिव वर्किंग करते हैं उस पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है? शिथिलता प्रदान करता है, स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है, अकेलेपन का अनुभव कराता है, कार्य करने योग्य नहीं छोड़ना है, मतलब कार्य करने योग्य हमें नहीं छोड़ता वो कार्य। तो सही ऑप्शन क्या होगा? वो हमें स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है, मतलब हमारे अंदर एक गति लाता है और हमें मोटिवेट करता है कि ये काम हम जल्दी करें। हमारे घरेलू जीवन में संगीत कहाँ व्याप्त दिखाई देता है? जो हमारा घर का जो जीवन है उसमें हमें संगीत कहाँ दिखता है? चक्की चलाने में, धान कूटने में, चौपाल में या ये सभी में? तो गद्यांश के अनुसार ये हमारे सारे ही कर्मों में, हमें घरेलू कार्यों में संगीत होता है। आप अगर किसी गांव वगैरह में जाओगे तो इन सभी मौकों के लिए आपको कोई ना कोई गीत जरूर मिलेगा। अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय संगीत की विशिष्टता का क्या कारण रहा है? अन्य देशों की अपेक्षा हम बात देखेंगे, भारत में बहुत ज्यादा संगीत प्रचलित रहा, हमारे हर एक पार्ट में, हर एक कार्य में संगीत रहा है। अन्य देशों में ऐसा नहीं रहा। इसका क्या कारण है? भारतीयों का संगीत प्रेमी होना, संगीत के संबंध में पूर्वजों की मान्यताएं होना, मानव हेतु संगीत का होना, जनजीवन द्वारा संगीत की उपेक्षा करना। तो ये इसका विशिष्टता का कारण ये है कि संगीत के संबंध में पूर्वजों की मान्यताओं का होना, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो संगीत से बहुत ज्यादा संबंधित थे, इसीलिए हम धीरे धीरे कनेक्टेड होते चले गए। चलिए, हमारा यह गद्यांश खत्म हो गया प्रश्न संख्या 1 का। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। नीचे 2 अपठित काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2 में 2 काव्यांश दिए गए हैं, इन दोनों ही काव्यांशों को हम पढ़ेंगे और इसमें पर आधारित 8 प्रश्न हैं। एक काव्यांश पे हम पे 8 प्रश्न दिए गए, तो हम दोनों ही काव्यांश करेंगे, आपको कोई एक काव्यांश करना है। तो सबसे पहला प्रथम जो काव्यांश है क्या है? इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो जितना मलय पवन है, लो अतीत में उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चित्रण, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमान बनो कि जितना परिवर्तन है। तो अब इस पूरे काव्यांश पे हमारे पास प्रश्न है। तो यहाँ पर हमको प्रेरणा दी जा रही है कि हमको अपने पास्ट से क्या लेना है, हमको किस तरीके से बनना है, ये सारी हमको बात समझाई जा रही है। तो यहाँ क्या है? ज्वालाओं से जलते जग में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो जा, जा और जा, ये 3 वर्ण जो हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है और इसको पढ़ने में भी हमें आनंद आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति जब कई बार होती है तब वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नए समाज के निर्माण में नई सोच क्या होगी? जब हमें नया जो हम समाज करेंगे उसके लिए नई सोच क्या होगी? सभी को समानता की दृष्टि से देखना, स्वयं को ऊंचा उठाना, दूसरों से भेदभाव करना, धर्म को प्रधानता देना। तो नए समाज के निर्माण की जो नई सोच होगी वो है सभी को समानता की दृष्टि से देखना, मतलब जाति पाति धर्म गोरा काला रंग द्वेष ये सारे ही भेद आपको मिटा देने हैं, आप तभी समानता का भाव रख पाएंगे। नेक्स्ट है, कवि ने समानता का भाव दर्शाने के लिए किसका उदाहरण दिया है? समानता का भाव दर्शाने के लिए किसको बताया है? अतीत का, वर्षा का, मृत्यु का या पवन का? तो उन्होंने क्या बोला था, उदाहरण दिया था, वो था वर्षा। जैसे
बादल किसी का रंग भेद नहीं देखता और सब पे समान वर्षा करता है, उसी तरह हमें भी सभी से समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें अतीत से क्या ग्रहण करना चाहिए, अच्छी बातें, बुरी बातें, गति या ये सब। तो उन्होंने क्या बोला था, वही हमें ग्रहण करना है जो पोषक हैं, जो हमें आगे बढ़ने में सहायक है। तो पोषक बातें मतलब अच्छी बातें हमें ग्रहण करनी है। हमें किसके समान जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, सूरज के, धरती के, परिवर्तन के या बंधन के। तो पद्यांश के हिसाब से हमें जो है वो परिवर्तन, जैसे प्रकृति का नियम है परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके समान ऊंचा उठने को कहा है, गगन के, पवन के, नदी के या धरा के। तो उन्होंने हमें जो बोला है वो है गगन के समान ऊंचा उठना, मतलब जितना ऊंचा गगन है उतना ऊंचा उठना है। कवि ने संसार में किन ज्वालाओं को जलने की बात कही है, किन ज्वालाओं के जलने की बात है, रंग उद्देश्य की, धर्म वेश की, जाति भेद की या ये सभी। तो किस चीज की ज्वालाएं जल रही हैं, वे हैं ये सभी, मतलब चारों तरफ जो है ये जाति पाति, रंग भेद, धर्म, ये सभी की भिन्नताएं चारों तरफ, यानी कि ज्वालाएं जल रही हैं, मतलब ये सारी चीजें हर जगह आसपास घटित हो रही हैं। जीवन का सत्य क्या है, स्थिरता, गतिशीलता, समानता या इनमें से कोई नहीं। तो सत्य क्या है जीवन का, वो है आपका गतिशीलता, मतलब हमेशा चीज चलती रहती है, अर्थात परिवर्तित होती रहती है, ये जीवन का नियम है। तो ये हमारा पहला काव्यांश हो गया। अब हमारे पास आ रहा है काव्यांश संख्या 2। अब इन दोनों में से आपको एक करना था, एक हमने कर लिया, अब हम दूसरा करने जा रहे हैं। क्या दिया, बंद कर दो बमबारी, मत करो घुसपैठ, 3 बार युद्ध हार चुके, अब की बार कर देंगे मटिया मीट, शांति के हम साधक, शांति हमारा नारा, युद्ध में नहीं हम पीछे, मिटा देंगे नामो निशान तुम्हारा, तिरंगे की लाज रखना सतत प्रयास रहेगा, कश्मीर, कारगिल, लेह लद्दाख में दुश्मनों का खून बहेगा, जीवन पर अपनी किसी को टिकने नहीं देंगे, जमीन पर अपनी किसी को टिकने नहीं देंगे, भारत मां के मस्तक पर दुश्मनों को आने ना देंगे, पहल हम करेंगे नहीं युद्ध के वास्ते, घुसपैठियों को मार कर ही खुल सकेंगे शांति के बंद रास्ते, भारतीय जवान का प्रण जाएगा हम लड़ने, जान हथेली पर लेकर राष्ट्र की रक्षा की खातिर, कर देंगे प्राण निछावर, आखिरी सांस तक हम बॉर्डर पर लड़ते जाएंगे, मारे गए सैनिकों का हम बदला लेकर रहेंगे, नहीं डर तन का, नहीं चिंता मरने की, फिक्र है तो भारत मां की, कर्तव्य है रक्षा करने का, तोड़ेंगे गढ़ दुश्मनों के, चूर चूर कर डालेंगे, गोलियों की बौछार से अंग अंग को छेद देंगे, आग है सीने में हमारी, तूफान मस्तिष्क में चल रहा। तो ये हमारा जो काव्यांश है ये भारतीय सैनिकों की तरफ से बोला गया है कि अगर कोई घुसपैठी या दुश्मन हमारे इलाके में आएगा तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी तक हम 3 युद्ध जीत चुके हैं और आगे अगर कोई घुसपैठ करेगा तो हम, शांति का मार्ग तभी खुलेगा जब हम सारे घुसपैठियों को अपनी जमीन से बाहर कर देंगे। तो ये हमने पूरा काव्यांश पढ़ा। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसे चुनौती दे रहा है, सैनिकों को, दुश्मनों को, आतंकवादियों को या नक्सलवादियों को। तो यहां पर चुनौती जो दे रहा है वो है दुश्मनों को चुनौती दे रहा है। शांति के बंद रास्ते किस प्रकार खुलेंगे, जो शांति के रास्ते बंद है वो किस प्रकार खुलेंगे, बातचीत से, युद्ध से, घुसपैठियों को मार के हाथ पर हाथ रखने से। तो ये रास्ते खुलेंगे वो है घुसपैठियों को मार के, मतलब जितने घुसपैठी हैं जब उनको हम मार के अपनी धरती से भगा देंगे तभी हम शांति की बात करेंगे, उससे पहले हम शांति की बात नहीं करेंगे। कवि किसका बदला लेने की बात कर रहा है, मारे गए सैनिकों की, हिंसा की, अपनों के खून की या शांति की। तो किसका बदला लेंगे हम बॉर्डर पर जाकर, वो है मारे गए सैनिकों की, मतलब अभी तक जितने सैनिक घुसपैठियों द्वारा मारे गए हैं हम उन सारे मारे गए सैनिकों के ये बदला लेकर ही शांत बैठेंगे। राष्ट्र की रक्षा हेतु भारतीय जवान कौन सा प्रण करते हैं,
प्राण न्यौछावर करने का, दुश्मन का खून बहाने का, बॉर्डर पर लड़ने का या बदला लेने का। तो वो किस चीज का प्रण कर रहे हैं? वो है प्राण न्यौछावर करने का, कि मतलब हमको अगर रक्षा करते हुए अपनी धरती के प्राण भी चले जाएं तो हम दे देंगे। तोड़ेंगे गढ़ दुश्मनों के, चूर चूर कर डालेंगे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आप देख रहे हैं यहां पर शब्द आया है चूर चूर। शब्द एक ही शब्द है, 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ एक ही है। तो इस जगह हमारा जो अलंकार होता है वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर पुनरुक्ति मतलब बार बार आवृत्ति हुई है एक ही शब्द की और एक ही अर्थ है। अगर अलग अलग अर्थ होता तब ये यमक अलंकार होता, लेकिन एक ही अर्थ है तो यहाँ पर क्या होगा? आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट आएंगे, प्रस्तुत पद्यांश में किसकी लाज रखने का प्रयास किया गया है? किसकी लाज रखने की बात की जा रही है? भारत माता की, देश की, तिरंगे की या सैनिकों की? तो यहाँ पर जो लाज रखने की बात की गई है वो है तिरंगे की। भारतीय जवान किसकी रक्षा के लिए लड़ने जाएंगे? किसकी रक्षा के लिए लड़ने जाएंगे? राष्ट्र की, स्वयं की, परिवार की या ये सभी की? तो भारतीय जवान जो जाएंगे वो है राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ने। प्रस्तुत पद्यांश में किसके अंग अंग को छेदने की बात हो रही है? किसके अंग अंग को हम छेद देंगे? सैनिकों के, दुश्मनों के, भारत माता के या नक्सलवादियों के? तो किसका अंग छेदेंगे? वो है दुश्मनों के अंग अंग को हम छेद देंगे। चलिए, यहाँ हमारा दूसरा गद्यांश भी खत्म हो गया, पद्यांश सॉरी। अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस बुक से हमारे सामने अब प्रश्न आ रहे हैं 5। इन 5 प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। ये पांचों ही बहुविकल्पीय हैं। चलिए फटाफट देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? जनसंचार के जो जितने भी तरीके हैं उनसे उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? सूचना ग्रहण करना एवं प्रसार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना या ये सभी? तो यहाँ पर जनसंचार का हम बोलेंगे ये सभी कार्य मुख्य हैं, कि सूचना आप संग्रह करते हैं और प्रसार करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। सूचना का विश्लेषण भी करते हैं, जो सूचना आपको प्राप्त हुई उसका विश्लेषण करेंगे और तब आप आगे उसको प्रसारित करते हैं। और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करते हैं। जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारी नॉलेज उतनी कम हो लेकिन हम इन संचार के माध्यम से वो विषय में और सूचना पाकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो ये सारे ही कार्य जनसंचार के हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस सदी में रेडियो के विकास की शुरुआत हुई? सर्वप्रथम किस सदी में हुई थी? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो ये शुरू हुआ था 19वीं सदी में। 19वीं सदी में रेडियो का विस्तार शुरू हुआ था। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? रेडियो के प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? वर्ष 1987 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1992 में या वर्ष 1997 में? तो सही है वर्ष 1997 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है? मतलब एक मजबूत नाटक को अलग दूसरे कमजोर नाटकों से अलग करता है, ऐसा कौन सा तत्व है? कथ्य, पात्र, मंचयता या संवाद? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाटक में होता है वो है संवाद। आप जितने अच्छे संवाद देंगे उतना एक मजबूत नाटक बनेगा। अगर आपने संवादों में कोई ढील कर दी और ज्यादा सशक्त संवाद नहीं दिए तो वो नाटक कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाएगा, कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठा पे पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं? जब वो बहुत ज़्यादा मतलब जब हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं, अरे क्या हो जाएगा इसके बाद, कैसा होगा, अरे इसके साथ ऐसा हो गया अब आगे क्या होगा, तो वो जो पराकाष्ठा होती है, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है उसको जानने या उसके नतीजे को समझने के लिए, तो वो पराकाष्ठा को हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष, चरमोत्कर्ष, द्वंद्व या कथ्य? तो वो पराकाष्ठा कहलाती है चरमोत्कर्ष, यानी कि अपने उत्कर्ष पे एकदम चरम पे पहुंच जाना। ठीक है ना, तो वो चीज होती है। चलिए, अब हमारा ये प्रश्न भी खत्म हुआ। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पे। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास हमारी जो बुक है अंतरा,
अंतरा भाग 2 के जो काव्य खंड है उसमें से एक, किसी भी चैप्टर से एक कविता का अंश जो है हमारे सामने रखा गया है, उसको पढ़ेंगे और उस पर आधारित हमारे सामने 6 प्रश्न पूछे गए हैं और इनको हमें करना है। तो चलिए देखते हैं कौन से पार्ट से लिया गया है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता से उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो ये जो हमारे सामने अंश प्रस्तुत किया गया है ये सरोज स्मृति पाठ से लिया गया है। तो चलिए अब इस पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही है? किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही है? आकाशीय देवी की, नव विवाहित वधु की, स्वर्गीय पत्नी की या बड़ी पुत्री की? तो नववधु सरोज में किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही है? वो है स्वर्गीय पत्नी की, मतलब उन्हें अपनी पत्नी की छवि अपनी बेटी में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर, पत्नी के निराकार रूप की ओर, पृथ्वी के दयालु भाव की ओर, आकाश के निर्मम रूप की ओर। तो यहाँ आकाश से तात्पर्य पत्नी से है और मही से तात्पर्य उनकी पुत्री से है। तो यहाँ पर है पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर संकेत कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? जो उसके विवाह में नहीं हुआ हमें वो बताना है। मौन, चमक दमक, सादगी, गीत संगीत विहीन। तो जो नहीं हुआ वो थी चमक दमक, उसके विवाह में बिल्कुल भी नहीं था। प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त आकाश शब्द किसका प्रतीक है? तो अभी हमने बताया था कौन था, वो थी कवि की पत्नी। ठीक है, तो क्या है? कवि की पुत्री का, कवि की बहन का, कवि की मां का या कवि की पत्नी का। तो आकाश प्रतीक किसका है? वो है कवि की पत्नी का। कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई दे रहा है? नवोड़ा पुत्री, पुत्री का वधु रूप, दिवंगत पत्नी या घर का सुखद वातावरण। तो कौन दिखाई दे रहा है? वो है दिवंगत पत्नी, यानी बसंत की गीति, वो जो प्रथम बसंत की रीति कौन थी? वो उनकी पत्नी थी। उसी का रूप अब उन्हें अपनी पुत्री में दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया ये पाठ हमारा कौन सा था? सरोज स्मृति से लिया गया है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दिया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारी गद्य खंड, यानी कि जो हमारी बुक है अंतरा, उसके गद्य खंड से हमसे जो है गद्य खंड के जितने भी पाठ हैं उसमें से एक पैराग्राफ रखा गया है और अब उसको पढ़ना है। उस पर आधारित हमारे सामने 6 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें लिखना है। तो चलिए गद्यांश देखते हैं क्या है। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतारें थी या फिर दाईं। चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सदस्नायत दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। तो ये जो हमारे सामने गद्यांश प्रस्तुत किया गया है, कौन सा चैप्टर है? ये है दूसरा देवदास। ठीक है, तो देवदास यहाँ पर संभव की मनोदशा को यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके लिए उसके जीवन में लड़कियों की क्या सिचुएशन रही है अभी तक। ठीक है, अब इस पर प्रश्न है। तो क्वेश्चन है इस गद्यांश पर आपका पहला, लेखिका के अनुसार संभव के अभी तक के जीवन में लड़कियां
किस रूप में आई थी? लेखिका ने बताया था कि संभव के जीवन में लड़कियां आई, लेकिन किस रूप में आई थी? एक तो चाचा चाची की लड़कियां थी, और दूसरा उसके क्लासरूम में दाईं या बाईं रो पे बैठने वाली ये लड़कियां थी। तो दो तरह की थी, तो कभी कक्षा में बाईं और बेंच पर बैठने वाली लड़कियां, या चाचा चाची की लड़कियां जो साथ खेलती थी। तो का और खा हमारा दोनों सही है, तो सही आंसर हमारा जाएगा गाँव में। नेक्स्ट आते हैं, एक अनजान लड़की संभव के सामने किस स्थिति में आई थी? तो कौन सी स्थिति में उनके सामने आई थी? वो तुरंत ही जो घाट से नहाकर निकली थी, ऐसी स्थिति ना। तो क्या था, जो बेबाकी से बोलती हुई हो, जो अभी अभी स्नान करके आई हो, जो अपने विषय में ना बोलती हो, जो अभी अभी पूजा करके आई हो। तो सही क्या है? जो अभी अभी नहा करके यानी कि स्नान करके आई हो। नेक्स्ट है, पुजारी द्वारा संभव तथा अनजान लड़की को क्या आशीर्वाद दिया गया? अब पुजारी ने उन दोनों को क्या आशीर्वाद दे दिया था? भाई उसने समझ लिया था कि दोनों साथ हैं, तो हमेशा साथ रहने का और खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। तो क्या है? धन संपत्ति प्राप्त करने का, साथ रहने का, संतान होने का, नौकरी लग जाने का। तो क्या दिया था? हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया था। पुजारी के आशीर्वाद देने पर लड़की की प्रतिक्रिया क्या थी? अब वो दोनों साथ नहीं थे और साथ देने का आशीर्वाद दे दिया, तो अब लड़की घबरा गई थी और तुरंत वहाँ से चली जाती है। मुस्कुरा कर चले जाना, घबराना और बिना बोले वहाँ से चले जाना, संभव को आंख दिखाना, पुजारी को स्पष्टीकरण देना। तो सही क्या था? घबराना और बिना बोले वहाँ से चले जाना। संभव को एक अनूठा अनुभव कौन सी घटना करा रही थी? एक जो उसको फीलिंग हो रही थी, वो कौन सी घटना के कारण था? पुजारी का गलत समझना, पुजारी का आशीर्वाद देना, लड़की का घबरा के चले जाना, या उपरोक्त तो सभी। तो ये सारी ही घटनाएं थीं जो मिलकर आपस में जो संभव है उसको एकदम अलग अनुभव दे रही थी। सॉरी। ये सारी घटना घट जाने के बाद संभव की स्थिति कैसी थी? जब सारी घटना घट गई तो उसकी स्थिति कैसी थी? बहुत परेशान था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी थी, ये पारों के प्यार में तड़पने लगा था। तो सही क्या था? उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो अब यहाँ पे ये गद्यांश खत्म हो गया। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो अब हमारी ये पूरक पुस्तिका जो दूसरी है, संचयन उससे लिया जा रहा, सॉरी अंतराल से लिया जा रहा है। ठीक है, अंतराल से हमारा लिया जा रहा है। अब इस अंतराल बुक में हमसे जितने भी चैप्टर हैं उसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं 5। ठीक है, तो पांचों के ही हमें उत्तर देने, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? जगधर ने, भैरव ने, मिठुआ ने, या स्वयं सूरदास ने? तो किसने लगाई थी? वो लगाई थी भैरव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी में आग लगने पर भी सूरदास झोपड़ी में क्यों जाना चाहता था? अब आग लग गई, उसके बावजूद भी वो झोपड़ी में जाना चाहता था, क्या कारण था? अपने जोड़े हुए पैसों की पोटली बचाने के लिए, अपनी लाठी को बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए, अपना आवश्यक सामान बचाने के लिए। तो वो क्यों? उसने जो सामान जोड़ा था, मतलब जो पैसे जोड़े थे, उनको लेने के लिए वो जाना चाहता था। नेक्स्ट आते हैं, वर्षा ऋतु में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा ऋतु में जो आंधी आती है, बाढ़ आता है, उसका क्या प्रभाव होता है? छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते हैं, शौच जाने की समस्या खड़ी हो जाती है, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना कठिन हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ज़्यादा बारिश आने में ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, धान की फसल से धरती किस ऋतु में पट जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, या वसंत ऋतु में? तो कौन सी ऋतु होती है? वो ऋतु होती है आपकी शरद ऋतु में। तब तक धान पूरे अच्छी चारों तरफ आ जाता है। चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस विभिन्नता की ओर संकेत किया गया? चौमासा 4 महीने जिस ऋतु जब बारिश होती है तो वो मालवा में कैसा होता है? जगह जगह तालाब बना हुआ होता है, धूप काफ़ी तीव्र होती है, लोग पलायन कर रहे होते हैं, यातायात ठप हो जाता है। तो वर्षा ऋतु है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ जगह जगह तालाब बन जाते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 से हमारे पास खंड बा शुरू हो रहा है। खंड बा से हमारे जितने भी हैं वर्णात्मक प्रश्न लिखने हैं, यानी कि हर एक चीज़ को आप डिटेल में आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर वो प्रश्न संख्या 7 आया है, इसमें है निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो है 120 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको जो लिखना
है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए। वर्ड लिमिट, ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। अब हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से हमें कोई एक करना है। तो यहाँ पर जितने भी हम ध्यान रखिए रचनात्मक लेखन लिखते हैं, उसमें ऐसे टॉपिक दिए रहते हैं जो हमने हो सकता पहले कभी ना पढ़े हों। यहाँ जाहिर तौर पर हमें अपने मन से ही चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो ये इसका बस एक तरीका है, इसको आप लिखिए। जितनी चीज़ों को आप पढ़ेंगे करेंगे उतना आप उनको उस चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर 3 टॉपिक हैं। पहला है मेरे मोहल्ले का चौराहा, दूसरा है मेरा प्रिय टाइम पास, तीसरा है नारी शिक्षा का महत्व। तो ये हमारे पास टॉपिक दिए गए हैं, इन सबको जरा अब हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग आ रहा है वो है मेरे मोहल्ले का चौराहा। तो अब इसको हम जो भी 3 में से आप जो भी रचनात्मक लेखन का टॉपिक लेंगे उसको मिडिल टॉप हेडिंग में डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, मोहल्ले की सारी गतिविधियों का केंद्र मेरे घर के पास का चौराहा है। नगर की 4 प्रमुख सड़कें यहाँ से गुजरती हैं, इसलिए इस पर हर समय हलचल बनी रहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क रेलवे स्टेशन की ओर जाती है और मुख्य बाजार की तरफ जाती है। इसके आगे औद्योगिक क्षेत्र है। रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्री और मालगाड़ियों से उतरा सामान ट्रकों में भर इसी से गुजरकर अपने अपने गंतव्य पर पहुंचता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली सड़क मॉडल टाउन और बस स्टैंड से गुजरती है। इस पर 2 सिनेमा हॉल तथा अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बने हैं, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। चौराहे पर फलों की रेड़ियां, कुछ सब्जी बेचने वाले, खोमचे वाले तो सारा दिन जमे ही रहते हैं। चूँकि चौराहे के आसपास घनी बस्ती है, इसलिए लोगों की भीड़ कुछ ना कुछ खरीदने के लिए यहाँ आती रहती है। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों से भरी ये रिक्शा और बसें जब गुजरती हैं तो भीड़ कुछ अधिक बढ़ जाती है। कुछ रिक्शाओं में तो उन्हें नन्हे नन्हे बच्चे गला फाड़कर चीखते चिल्लाते सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। चौराहे पर लगभग हर समय कुछ आवारा मजनू छाप भी मंडराते रहते हैं, जिन्हें ताक झांक करते हुए पता नहीं क्या मिलता है। मैंने कई बार पुलिस के द्वारा उनकी वहां की जाने वाली पिटाई भी देखी है, पर इसका उन पर कोई विशेष असर नहीं होता। वे तो चिकने खड़े हैं, कुछ तो दिन भर नीम के पेड़ के नीचे घास पर बैठे ताश खेलते रहते हैं। मेरे मोहल्ले का चौराहा नगर में इतना प्रसिद्ध है कि मोहल्ले और आसपास की कॉलोनियों की पहचान इसी से है। तो यहाँ पर हमने बताया कि हमारे मोहल्ले के चौराहे में कैसा होता है। अब आपके मोहल्ले के चौराहे में कैसा होता है, क्या होता है, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है मेरा प्रिय टाइम पास। अब आप सभी का प्रिय टाइम पास अलग अलग होगा, तो उसी तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, लिखने का तरीका आप सीख जाओ, वो उसके बाद आप किसी भी तरीके से लिखो। कहने का मतलब है उसके अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये चीज़ें हमें मेन फोकस करनी है। फिर बाकी अपने मन के विचार तो हम उसी भाषा में ढाल लेंगे। आज के आपाधापी से भरे युग में किसी के पास फालतू समय है, फिर भी हम लोग मशीनी मानव तो नहीं हैं। कभी कभी अपने लिए निर्धारित काम धंधों के अतिरिक्त हम कुछ और भी करना चाहते हैं। इससे मन सुकून प्राप्त करता है और लगातार काम करने से उत्पन्न बोरियत दूर होती है। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है, इसीलिए उसका टाइम पास का तरीका भी अलग होता है। किसी का टाइम पास सोना है तो किसी का टीवी देखना है, किसी का सिनेमा देखना तो किसी का उपन्यास पढ़ना, किसी का इधर उधर घूमना तो किसी का खेती बाड़ी करना। मेरा प्रिय टाइम पास है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग मतलब जाकर शॉपिंग कर, मतलब देखना, खाली ये है ये है ये है और ज़्यादा खरीदना नहीं। जब कभी काम करते करते मैं ऊब जाता हूँ और मन कोई काम नहीं करना चाहता, तब मैं तैयार होकर घर से बाहर बाजार की ओर निकल जाता हूँ विंडो शॉपिंग के लिए। जिस नगर में रहता हूँ वह काफ़ी बड़ा है। बड़े बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर की संख्या काफ़ी है। दुकानों की शो विंडोज सुंदर ढंग से सजे सवरे सामान से ग्राहकों को लुभाते रहते हैं। नए नए उत्पाद, सुंदर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स का नया सामान, तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान आदि इनमें भरे रहते हैं। मैं इन सारी सजी सवरी दुकानों की शो विंडोज को ध्यान से देखता हूँ, मन ही मन खुश होता हूँ, उनकी सुंदरता और उपयोगिता को सराहना करता हूँ। जिस वस्तु को मैं खरीदने की इच्छा करता हूँ उसके दाम का टैग देखता हूँ
और मन में सोच लेता हूं कि मैं तब खरीद लूंगा जब मेरे पास अतिरिक्त पैसे होंगे। ऐसा करने से मेरी जानकारी बढ़ती है, नए नए उत्पादों से संबंधित ज्ञान बढ़ता है और मन नए सामान को लेने की तैयारी करता है और इसीलिए मस्तिष्क और अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। टाइम पास की मेरी यह विधि उपयोगी है और सार्थक है, जो परिश्रम करने की प्रेरणा देती है, ज्ञान बढ़ाती है और किसी का कोई नुकसान भी नहीं करती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं नारी शिक्षा का महत्व। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस पर लिखेंगे। तो टॉप हेडिंग हम डाल देंगे नारी शिक्षा का महत्व और उसके बाद आप लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये तरीके समझा रही हूँ कि आप कैसे लिखेंगे रचनात्मक लेख, लेकिन लिखना आपको है। और टॉपिक ज़रूरी नहीं, भाई हमारे जो लिटरेचर्स की बुक होती है उसमें तो ये लगता है कि चलो हम यही आएगा यही पढ़ लेंगे, लेकिन ये ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं कि कहाँ से पूछे जाएंगे कुछ पता नहीं होता है। तो अब शुरू करते हैं। समाज में प्रत्येक मनुष्य का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। समाज में जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, समाज उतना ही सभ्य और सुसंस्कृत होता है। पुरुषों की अपेक्षा समाज में नारी शिक्षा की अधिक महत्ता है। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो आप समाज अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि एक स्त्री 2 परिवारों की देख रेख करती है। वैसे भी नारी ही समाज का निर्माण करने वाली होती है, नारी ही समाज का मूल आधार होती है। इसीलिए नारी शिक्षित होगी तो सारा समाज शिक्षित तो बन ही जाएगा। वर्तमान युग में इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को अपने संकीर्ण विचारों को छोड़ देना है। तो मतलब एक नारी जो है वो परिवार का निर्माण करती है, तो उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगी तो जाहिर सी बात है आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। अगर मान लीजिए नारी को ही शिक्षा का महत्व नहीं है तो वो अपने बच्चों को भी इतना ध्यान नहीं देगी, ना परिवार में किसी और के संस्कारों ना शिक्षा वगैरह पे ध्यान देगी। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें अपनी संकीर्णता को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों ने बहुत पहले से ऐसा रहा है कि नारियों की शिक्षा पर कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। आज भी ऐसा ही होता है सॉरी आज भी ऐसा बहुत जगह देखा जा रहा है कि ऐसा होता है कि ठीक है ज़रूरत भर का पढ़ लो, आगे करियर बनाने की क्या ज़रूरत है, शादी हो गई बस। तो वो जो संकीर्णता है वो समाज को त्यागनी होगी। पुरुषों को नारी को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी का स्थान सबसे बड़ा होता है। समाज में लड़कियों को विशेष लाभ मिलना चाहिए। यदि लड़कियों को विशेष दर्जा दिया जाएगा तो समाज में वे आगे बढ़ सकेंगी। इतना ही नहीं, समाज के हर क्षेत्र में उनका विकास होगा। लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि लड़कियां शिक्षित होंगी तभी समाज का कल्याण होगा। लड़कियों को सुशिक्षित होने से ही समाज सभ्य, सुसंस्कृत और संस्कारवान बन पाएगा। इसीलिए समाज में नारी शिक्षा का बहुत महत्व है। तो देखिए, एक नारी के शिक्षित होने से समाज को बहुत फायदा होता है। इस महत्व को हमने इस पूरे रचनात्मक लेख में समझा दिया। तो अब हमारा ये रचनात्मक लेख का सेक्शन खत्म हुआ, ये प्रश्न हमारा यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में क्या है कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे हमारे सामने प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, यहाँ पे 3, जिन्हें हमें करने हैं सिर्फ 2 प्रश्न। ठीक है, तो एक प्रश्न किया जो है वो है 3 मार्क्स का, तो 2 प्रश्न हो गए हमारे 6 मार्क्स के। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है कविता किस प्रकार बनती है, किस प्रकार बनी। कविता लेखन के संबंध में 2 मत क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कविता किस प्रकार बनती है और इसमें क्या मत हैं, हमें इनको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है। पारंपरिक लोरियों, मांगलिक गीतों, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीतों और तुकबंदी से में कविता के स्वर मुखरित होते हैं। मतलब आप अगर देखेंगे तो हमारे गांव वगैरह में जैसे गाया जाता था, उन्हीं से जो है कविता कहीं ना कहीं निकली है, अतः इनके द्वारा कविता बनी है। वाचिक परंपरा से जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। वाचिक मतलब पहले क्या था, सिर्फ बोला जाता था, लिखा नहीं जाता था, लेकिन आज लिखित रूप में मौजूद है। कविता लेखन के संबंध में 2 मत मिलते हैं, जिसमें एक का मानना है कि अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से। मतलब आप इसको
प्रशिक्षण जैसे ट्रेनिंग लेकर आप इस का हुनर नहीं सीख सकते। ये क्या होता है, ये अंदर से उपजी हमारी भावनाओं संवेदनाओं को हम कितना अच्छा शब्दों में ढाल सकते हैं, इस हुनर पर डिपेंड होती है। तो इसे हम प्रशिक्षण के द्वारा नहीं सीख सकते हैं। जबकि दूसरा मत है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता है। और दूसरा मत है कि हम अगर ट्रेनिंग लें तो हम उसको सीख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। जब हम कहानी लिखते हैं तो कुछ चीज़ों को लिखते समय कुछ सावधानियां हमें बताई गई थी। वो सावधानी क्या है? कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें रम जाए। तो क्या होता है, जब हम कहानी लिखते हैं तो उसको मतलब हमेशा ऐसा इंटरेस्टिंग हमें स्टार्ट करना चाहिए कि भाई सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको वो उसी में बैठ जाए। ऐसा ना हो कि पता चला हमने अगर स्टार्टिंग बोरी कर दी तो कोई हमारी कहानी पढ़ने नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग को हमें आकर्षक रखना है। फिर आते हैं, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना तो अत्यंत संक्षिप्त लिखें और ना ही अनावश्यक रूप से विस्तृत करें। मतलब अब देखिए, कोई भी प्रसंग होती है, घटना होती है, तो आपने कोई घटना बहुत लंबी कर दी, कोई घटना बहुत छोटी कर दी। तो इस परिस्थिति से हमें बचना चाहिए। हमेशा सबको संतुलित रूप में रखना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। तो कहानी कैसी होनी चाहिए? शब्द सरल होने चाहिए, ताकि जो पढ़ रहा है, जरूरी नहीं कि हमें भाई हिंदी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो सामने वाले को भी हो। तो कहानी लिखते समय ध्यान रखना है कि बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग्स या बहुत लंबे लंबे वाक्यों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि सामने वाला आसानी से उसको समझ सके। अब आते हैं हम अपने प्रश्न गा पे। गा में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। नाटक लेखन में समय के बंधन का क्या महत्व है, समझाइए। अब नाटक में समय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं सकते। अब अगर उनको हम बांधने की कोशिश करेंगे तो बोरियत होने लगेगी। और दूसरी बात है, हर दृश्य को हम बहुत लंबा नहीं कर सकते, इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको आप कैसे समझाओगे, ये देखिए। नाटक का प्रथम अंग है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। मतलब जैसे बताया गया है 40 to 45 मिनट्स के अंदर पूरा नाटक हमें पूरा हो जाना चाहिए। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्यकाल, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में ही संयोजित होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। तो अब समय का बंधन को आप पहले समझ गए। पहली बात तो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, और दूसरा है समय का ही दूसरा रूप काल, यानी कि किसी भी काल में घटित हो, लिखना हमें वर्तमान काल में ही। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। बाकी विधाएं हम रोक सकते हैं, पर नाटक तो मंचित हो रहा है, उसे हम बीच में अपने मन के हिसाब से रोक नहीं सकते, वो तो चल ही रहा है। तो ये भी एक सीमा होती है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। अब ये हमारी फिर बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम से ही प्रश्न दिए गए हैं। ये हमें इनके प्रश्न करने हैं। यहाँ पर हमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों ही करने हैं, ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, तो 3 मार्क्स का एक रहेगा। पहला प्रश्न है, समाचार लेखन के विभिन्न चरणों में से शीर्षक तथा स्रोत पर प्रकाश डालिए। अब जो समाचार लेखन होता है उसमें जो हम शीर्षक डालते हैं वो, और कहाँ से वो समाचार आ रहा है, स्रोत, इन 2 चीज़ों पर हमें प्रकाश डालना है। तो देखिए क्या है, पहला शीर्षक। तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं शीर्षक क्या है। समाचार लेखन करते समय सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। भाई क्या है, क्या घटना घटित हुई है, उस पर देना है। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जाना है। मान लीजिए जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो अब इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया जिसका भी हो रहा है, तो आप उसका हेडिंग क्या दोगे? इंडिया ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया मैच की शानदार शुरुआत। तो इस तरीके से एक हेडिंग हमने शीर्षक दे दिया ना। तो इसी तरीके से शीर्षक हमें देने जरूरी होते हैं किसी भी समाचार में।
सांकेतिक उल्लेख रहना चाहिए। मुख्य जो भी घटना घट रही है उसका एक संकेत हमें वहां मिलना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे। समाचार का मूल भाव बताएं और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक होती है। अब देखिए, हम समाचार पत्र जब पढ़ते हैं तो सब हर जगह हेडिंग होती है ना, एक टॉप हेडिंग होती है, उसके अंदर समाचार होता है। तो हमेशा अगर आप उसको हम आकर्षक रखेंगे तो क्या होगा, जो पाठक है, जैसे हम हैं, हम समाचार पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब न्यूज़पेपर देखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। अगर हमें अपने मन का समाचार लगता है तो हम अंदर का समाचार पढ़ते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। तो हमें अपने इंटरेस्ट का समाचार खोजना आसान हो जाता है। शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। बहुत छोटा होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए, और जो कुछ आप बता रहे हैं वो स्पष्ट रूप से सामने होना चाहिए। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए, मतलब ये हो चुका है, था, तो हमेशा क्या है, हमें क्या कहते हैं उसको प्रेजेंट टाइम में घटता हुआ या घटित होगा ऐसा बताना चाहिए। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाना चाहिए। और शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है। तो अब क्या है, इसमें अगर शीर्षक में किसी का नाम दिया जाना महत्वपूर्ण है तो विख्यात व्यक्ति यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। और ये प्रवेश द्वार माना जाता है समाचार का, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्रोत। दो चीज़ों पे डालना था, तो एक हमारा शीर्षक हो गया, अब है स्रोत। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, मतलब ये समाचार आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है, किस संस्था से प्राप्त हुआ, क्या हुआ। जैसे क्रिकेट मैच है तो ये आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है समाचार, ये भी आपको बताना पड़ता है। अब है हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, मतलब जैसे भी समाचार हमारे संवाददाता दे रहे हैं तो हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसियों द्वारा या समाचार ब्यूरो द्वारा। तो कहाँ से ये समाचार प्रसारित हो रहा है ये भी आपको बताना पड़ता है। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। अब स्रोत के अंतर्गत अगर हम ये बता दें कि ये कहाँ का स्रोत है, कैसा है, तो बता दें तो ये ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पे, फीचर लेखन के तत्वों की व्याख्या कीजिए। अब फीचर लेखन जो हम करते हैं उसके जो तत्व होते हैं उनके आपको बताने। अब जैसे इस तरीके का कोई भी प्रश्न हो, फीचर है, आलेख है, विशेष लेखन है, तत्व है, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें आप सारे तत्व दें, आप एटलीस्ट 3 से 4 तत्व आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये आपको वर्ड लिमिट के अंदर काम करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 3 से 4 तत्व आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, फीचर लेखन के निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला है कल्पना। विषय का निर्धारण कर लेने के पश्चात फीचर लेखन विषयानुरूप कल्पनाएं करता है। कल्पना के द्वारा कुछ नया एवं मौलिक प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, फीचर लेखन क्या होता है, ये बहुत हद तक जो चीज़ें घटित हुई हैं उसको हम इमेजिनेटिव भी पेश कर सकते हैं। तो कल्पना भी बहुत एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जो एक्चुअल घटना है, जो भी चीज़ जिस पे भी हम लिख रहे हैं, पहले विषय उसका निर्धारण करने के बाद हम अपनी कल्पनाओं के हिसाब से उसमें मोड़ तरोड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तथ्य यानी कि वास्तविकता। चूंकि तथ्यों के आधार पर ही बात कही जाती है, इसलिए तथ्यों की प्रस्तुति मनोरंजक, सरस और रोचक होनी चाहिए। फीचर में सत्य एवं तथ्य के साथ रचनात्मकता का विशिष्ट समावेश होता है। तो मैंने कहा ना कि कोई भी फीचर किसी एक विषय पर लिखा जाता है, और विषय कहाँ से शुरू होता है, तथ्यों से शुरू होता है। मतलब आपके पास क्या सबूत है, क्या चीज़ें हैं, इसके हिसाब से आप फीचर लेखन शुरू करते हैं। लेकिन इन तथ्यों को भी पेश करते समय हम अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं जैसे हमें सबूत मिले हैं हम वैसे ही पेश कर दें, हम उनको थोड़ा कलात्मक तौर से भी लिख सकते हैं। फीचर में हमें इतनी आज़ादी होती है। नेक्स्ट है लेखन कला। आपकी लिखने की कला कितनी अच्छी है। वास्तव में फीचर चिंतन तथा तथ्यात्मक एवं रचनात्मक प्रस्तुतिकरण करता है। तो देखिए, हमारा चिंतन हो गया, तथ्य हो गए, जो हमारे पास वास्तविकता के सबूत मौजूद हैं, वो रचनात्मकता, हमने इन दोनों को ही अपने तरीके से लिखा। इसमें सरल, संक्षिप्त, सरस और रोचक शब्दों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। अपनापन लिए हुए इसकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों का सही एवं सार्थक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अब ये आपकी लेखन कला पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का प्रयोग अपने फीचर में कर सकते हैं। तो ये आप भाई ये लेखन तरीका तभी आ सकता है जब आप अच्छे से लिखना जानते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे
क्या पूछा गया है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमको देने हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा 2 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, 60 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। ये प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं हमारी अंतरा बुक के जो है काव्य खंड से जो है प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। 3 प्रश्न हैं और 2 के उत्तर हमको यहाँ देने हैं। तो ये प्रश्न हो जाएगा हमारा टोटल 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कार्नेलिया का गीत कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब ये पूरी कविता जहां पे ये शब्द आ जाए आपका प्रतिपाद्य, इसका मतलब होता है कि हमें पूरी कविता को संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है, वो भी सरल भाषा में, क्योंकि वो कविता है, वो काव्य भाषा में लिखा गया है तुकांत के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको सरल भाषा में एक पैराग्राफ बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए, कार्नेलिया का गीत कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक से उद्धत है। इस कविता में चंद्रगुप्त मौर्य की नवविवाहिता पत्नी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। वह भारत की प्रशंसा में गीत गाने लगी। उसे भारत देश मधुमय लगता है, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। यहाँ प्रकृति को देवी माना जाता है। पक्षी मलय सुगंध से आकर्षित हो स्वतः अपने आश्रय स्थल पर पहुंच जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने भारत के हर पक्ष का वर्णन अपनी इस कविता में किया है तथा अपने देश को गरिमापूर्ण बताया है। यहाँ के लोगों को मानवीय मूल्य, दार्शनिक विचार, संस्कृति और आदि को इस कविता का प्रतिपाद्य बनाया गया है। तो यहाँ पर ये कविता हमारी क्या हो गई, क्या चीज़ के बारे में है, किसने गाया है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, हमने फटाफट बता दिया। तो ये हमारा प्रतिपाद्य हो गया। प्रतिपाद को लेकर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। प्रतिपाद मतलब इसमें आपने क्या क्या चीज़ें, एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, मेन ये होता है। तो अब एलिमेंट्स को आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने कविता पढ़ी है उसी को आप यहाँ संक्षिप्त करके लिख दो। तो ये भी एलिमेंट बताने का एक तरीका होता है। दूसरा प्रश्न है, सरोज स्मृति पूरी कविता पढ़कर आम आदमी के जीवन संघर्षों पर चर्चा कीजिए। सरोज स्मृति हमने पढ़ी है कि किस तरीके से जो है कवि की जो पुत्री है वो जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने दुखित होकर लिखा है। लेकिन इस कविता में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी नहीं थी तो उन्होंने अपनी बच्ची को पालने में कितने कष्ट उठाए। वो उसे अपने पास नहीं रख पाए, नानी के पास रखा। फिर उसको जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह किया। विवाह करते समय खुशी भी होती है, दुख भी होता है। तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं, उनको आपको यहाँ बताना है। तो क्या है, सरोज स्मृति कविता एक आम आदमी के जीवन की व्यथा है। एक आम आदमी जो अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहता है, उसका जीवन सरल नहीं है। उसमें अनेक संघर्ष, कठिनाइयाँ और कटीले रास्ते हैं जो आजीवन मनुष्य के हृदय में स्मृतियों के रूप में बंधे रहते हैं। तो हमारा भी जीवन देखिए, हम बैठे तो हमारे बहुत सारी यादें हैं पुरानी ना, तो हमें वो याद हो रहती हैं। आम व्यक्ति का जीवन कष्टों से इतना परिपूर्ण है कि वह अपनी पत्नी का इलाज करा सकने में अक्षम है। चिकित्सा के अभाव में अनेक निर्धन स्त्रियां बच्चों को जन्म देते समय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ये भी एक संघर्ष है कि जब पैसा नहीं होता, आप बीमार इलाज नहीं करा सकते, तो कितनी मुसीबतें आती हैं। उचित दवा का अभाव, डॉक्टर को दिखाने की असमर्थता और अपने नवजात शिशु की देखभाल ना कर सकने की लाचारी एक आम आदमी के जीवन संघर्ष की कहानी है। एक तो अपनी बीवी का इलाज नहीं करा पा रहा, दूसरा नया जन्मा बच्चा है, उसकी भी देखभाल करनी है, कैसे किया जाए। सामान्य आदमी अपने जीवन की इन्हीं विषमताओं, अभावों और पीड़ाओं के साथ जीवन जीने को मजबूर है। आम आदमी आर्थिक संकटों से घिरा होता है, अपने स्वजनों की देखभाल अच्छी तरह नहीं कर पाता, वैवाहिक उत्सवों पर भी सादगी अपनाने के लिए विवश होता है। तो मतलब अब जब ज़्यादा पैसा नहीं होता तो शादी वगैरह भी भाई ज़्यादा तड़क भड़क से नहीं हो सकती, शादी भी बहुत ही सादगी के साथ करी जाती है। अब है प्रश्न संख्या ग, क्या दिया है, निम्न काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। अब हमारे सामने हमारी काव्य खंड का एक अंश दिया गया है, उसका हमें सिर्फ भाव सौंदर्य लिखना है, ठीक है। क्या है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बर्जरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। तो ये काव्यांश कहाँ से लिया गया है, किसी को याद पड़ा? ये कविता है हमारी वसंत से, ठीक है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई चली गई,
ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक वार मदन महीने को होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। तो किस तरीके से कवि को पता चला वसंत आया और कैसे उसको पहले से पता था कि इस दिन वसंत की पंचमी है कैलेंडर को देखकर, क्योंकि उस दिन ऑफिस में छुट्टी थी। अब इसका भाव सौंदर्य देखिए क्या है। भाव की दृष्टि से काव्यांश में वसंत के आगमन का वर्णन है। कोयल की कूक, सड़क पर पड़े सूखे पीले पत्ते, पैर रखने के उपरांत चरमराए की आवाज से या बहती हुई बसंती पवन के स्पर्श से, वनस्पतियों के परिवर्तन आदि से कवि ने वसंत के आगमन को नहीं जाना। मतलब ये सारी चीजें नहीं थी जिससे पता चला कवि को कि बसंत आया। उन्हें बसंत आने का ज्ञान कैलेंडर तथा कार्यालय में हुई छुट्टी से था। तो ये है आज का आधुनिक जीवन। पहले के लोग जो है ना वेदर चेंज से बता देते थे कौन से ऋतु कौन सा महीना आने वाला है, लेकिन आजकल हम लोग को ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? कैलेंडर देख के पता चलती हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब प्रश्न संख्या 11 में हमारे सामने दो काव्यांश दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक काव्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। तो ये प्रश्न है हमारा 6 मार्क्स का, मतलब दोनों में से कोई एक करना है, तो ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो ये जो हमारे पास में दिया गया है ये कविता कौन सी थी? तोड़ो से लिया गया था। तो किस तरीके से प्रकृति के माध्यम से हमारे मन में उठ रही ऊब को दूर करने के लिए कवि ने प्रेरित किया है। जिस तरीके से बंजर भूमि होती है और बंजर भूमि पे जब बेकार के पेड़ पौधे ये सब उग जाते हैं तो उसमें उपयोगी कोई चीज़ का भी उपज नहीं हो पाती। उसी तरीके से जब हमारा मन बहुत दुखित हो जाता, मतलब हम हर चीज़ रूटीन से ऊब जाते हैं, तो क्या होता है, हम उस ऊब के कारण कोई भी चीज़ सही से नहीं कर पाते हैं। कोई भी काम, जैसे उन्होंने बोला आधे आधे गाने, तो तात्पर्य क्या है, हम जो भी काम शुरू करते हैं वो आधे में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊब होती है और उस काम को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा काव्यांश था। अब इसका संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के तोड़ो कविता शीर्षक से उद्धत है। इस कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। ये नई कविता में समाजवादी विचारों से प्रभावित है। अब आते हैं प्रसंग। कवि धरती तथा मानव मन की प्रवृत्ति की तुलना करते हुए दोनों में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है, कि मतलब ये दोनों हम मानव मन और प्रकृति में उन्होंने समानता दिखाई है और साथ ही कहा है परिवर्तन करने को। क्या है व्याख्या? अब जो हमने जितना हमारे पास काव्यांश है इसकी व्याख्या देखिए क्या है। कवि कह रहा है, जिस प्रकार नीरस और कठोर चट्टानों को तोड़ने पर बनी हुई समतल भूमि में रस स्रोत के जल लेकर दूब उगता है, तो मतलब चट्टानें आप तोड़ दोगे तो जो है क्या है, वहां पर नई नई घास जो है वो उगने लगती है। उसी प्रकार सामाजिक रूढ़ियों एवं झूठे बंधन रूपी चट्टानों को तोड़ने से मनुष्य अपने मन रूपी मैदान पर व्याप्त नीरसता से मुक्त हो जाता है। तो हम जो बंधन हैं, जो परंपराएं, उनको तोड़ दें तो हमारे मन की भी ऊब दूर हो जाती है और हम नए रचनात्मक कार्य करने लगते हैं। ये सामाजिक रूढ़ियां एवं बंधन उसे घुटन भरा संकुचित जीवन के लिए मजबूर करते हैं। इन रूढ़ियों एवं परंपराओं से व्याप्त मनुष्य नीरस होकर जीवन की वास्तविक सुखों से दूर कठोर चट्टानों के समान हो जाता है। उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता है। तो हम क्या हो जाते हैं, हम नीरस हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ऊब आती है तो क्या हो जाता है, ऊब क्या है, चट्टान है। तो अब उस ऊब को तोड़ेंगे तभी हमारे अंदर जो है रसता भरेगी और हम नया रचनात्मक कार्य कर पाएंगे। अपने मन में व्याप्त ऊब के कारण मनुष्य आधे गाने ही गा सकता है या उसके गाने में पूर्णता नहीं होती। वे आधे आधे से लगते हैं। जैसे कठोर चट्टान को तोड़ने से बनी समतल धरती में सरसता दूब उगाती है, वैसे ही सामाजिक बंधनों को तोड़ने से मन की ऊब दूर होती है तथा मनुष्य आधे अधूरे नहीं पूरे गाने गाता है, वह सरसता पा लेता है। तो क्या होगा, जब हमारे अंदर की ऊब मिट जाएगी तो जो आधे आधे हमने गाने जो हम छोड़ रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, उसको हम पूर्णता में ले आएंगे। अब हमारा दूसरा काव्यांश है जो 2 दिए ना,
तो यहाँ पर क्या है, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इधर उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो ये कविता हमारी कौन सी है, पतंग से ली गई है। तो यहाँ सॉरी पतंग नहीं, दिशा से ली गई है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझ में आई कि एक बालक मन जो है वो कैसे बताता है कि कहाँ पर जो है दिशा है, वो अपने सुविधा अनुसार चीज़ों को बताने की या का प्रयास करता है। तो ये क्या है, प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ सिंह द्वारा रचित दिशा कविता से उद्धत है। ये पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। तो ये कहाँ से लिया गया, हमने फटाफट संदर्भ लिख दिया। अब प्रसंग क्या है, काव्यांश विद्यालय के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से दिशा के संबंध में पूछे गए कवि के प्रश्न एवं उसके उत्तर पर आधारित है। प्रश्न के उत्तर में कवि को बाल मनोविज्ञान का यथार्थ रूप तो दिखाई देता ही है, साथ ही उसे स्वयं अपनी शंकाओं पर भी समाधान मिल जाता है। तो किस तरीके से उसकी जो शंका क्या थी, उसने बच्चे से पूछा हिमालय किधर है, तो उसने सीधे बताया जिधर उसकी पतंग जा रही है। क्यों, क्योंकि बच्चे के लिए क्या चीज़ थी, हिमालय बहुत ऊंचा है और उसकी पतंग उससे ऊंची जा रही है। तो उसे लगा कि जैसे जितनी ऊंची पतंग जा रही है उतना ऊंचा हिमालय है। तो उसने बता दिया कि भाई उधर है। क्यों, क्योंकि उसको दिशा का ज्ञान तो नहीं था, बस वो क्या था, अपने मन के हिसाब से उड़ रहा था। अब व्याख्या देखिए इसकी क्या है, कवि ने स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से हिमालय की दिशा के विषय में पूछा। बच्चे को हिमालय या उसकी दिशा का ज्ञान नहीं था, वह पतंग उड़ाने में लीन था। उसका ध्यान पतंग के उड़ने की दिशा एवं आसमान की ऊंचाइयों की ओर था। अपने ध्यान में लीन बच्चा अपने भोलेपन के साथ पतंग के उड़ने की दिशा की ओर संकेत करता हुआ कवि के प्रश्न का उत्तर देता है। भाई उसे दिशा का ज्ञान नहीं था, तो उसके मन की जो बातें थी उन्हें उसी को बोला। उसने कहा उधर उधर, अर्थात हिमालय की दिशा पतंग के उड़ने की दिशा को मानता है। बच्चे की इस स्वाभाविक उत्तर ने कवि को यथार्थ के विस्तार की प्रक्रिया को समझा दिया कि उन्होंने बताया कि वास्तविकता क्या होती है। हर किसी को दिशा का ज्ञान नहीं होता, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करता है। प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ पृथक पृथक होता है। बच्चे का यथार्थ उसके बाल मनोविज्ञान के माध्यम से संचालित है। कवि बच्चे के उस उत्तर को स्वीकार कर लेते हैं। तो मतलब हमारी तरफ से देखा गया सत्य और आपकी तरफ से देखा गया सत्य अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं, अब कोई भी चीज़ है, आप किताब पढ़ रहे हो, अपनी तरफ से पढ़ रहे हो, आपकी तरफ से सीधी है, मगर मेरी तरफ से वो सच्चाई क्या है, वो किताब उल्टी है ना। तो ये हमारा सच और आपका सच अलग अलग तरीके से होता है। कवि यह कह रहा है कि हिमालय की निश्चित की गई दिशा से बिल्कुल भिन्न दिशा का ज्ञान कवि को पहली बार बच्चे के द्वारा हुआ। क्यों, क्योंकि वो बाल मन की तरह से देख रहे थे। कवि बताना चाहता है कि बच्चे के लिए हिमालय की दिशा से महत्वपूर्ण उसकी उड़ती हुई पतंग थी। उसके सामने हिमालय की दिशा का कोई महत्व नहीं है। बच्चे ये यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, अर्थात कवि मानता है हर व्यक्ति की अपनी सोच है और उत्तर उसकी सोच से मिलता है। तो उन्होंने जैसे बच्चे को बोला हिमालय, तो हमारे लिए हिमालय क्या है, उत्तर दिशा में है, हमको ये चीज़ पता है। लेकिन अगर हम बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो पतंग है। तो ये चीज़ हमने दोनों तरीके से समझी कि हमारा सच भी सही है और उसका सच भी सही है, क्योंकि उसके हिसाब से हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है और उसकी पतंग भी उतनी ही ऊंची है। तो उसने अपने तरीके से सच्चाई को बताया और हम जो जानते थे वो क्या था, उत्तर दिशा में हम जानते थे। तो इस तरीके से दोनों ही लोग अपनी तरफ सही थे, यानी कि दोनों का सच अलग अलग तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास भी क्या है, 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, मगर 40 शब्दों में देने हैं। ये हमारी अंतरा बुक के गद्य खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है हमारा 2 मार्क्स का, क्लियर हो गया, 2 मार्क्स का हमारा एक प्रश्न आ रहा है। तो पहला प्रश्न है, बालक बच गया, पाठ का उद्देश्य तथा मूल प्रतिपाद्य बताइए। बालक बच गया, ये क्या था, सुमेरिनी के मनके से पाठ से लिया गया है, एक लघु निबंध है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी उम्र से कहीं बड़े बड़े सवालों का जवाब दे रहा था, और लेकिन जब सब उसके जवाब सुन के हैरान भी थे। लेकिन जब उससे कोई एक व्यक्ति बोलता है कि भाई तुमने बहुत अच्छा, तुम इनाम मांगो क्या है,
तो वो इनाम में हर कोई सोचता कि भाई जैसे उसने उत्तर दिए हैं ऐसे बड़े बड़े, वैसे ही कोई इनाम मांगेगा। लेकिन वो क्या मांगता है अंत में? लड्डू। क्योंकि जब वो बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर दे रहा था तो हमारे लेखक सोच रहे थे कि ये बच्चा जो है अब इसका बचपन कहीं मर गया है। लेकिन जब उसने लड्डू मांगा तो हमारे जो लेखक हैं वो संतुष्ट हुए कि इस बच्चे का बचपना कहीं अभी बचा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? बालक बच गया। तो देखिए क्या है, बालक बच गया लघु निबंध में लेखक ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उचित आयु की महत्ता को प्रतिपादित किया है। हर उम्र, अब मान लीजिए हम नर्सरी क्लास के बच्चे को हम क्या सिखाएंगे? ABCD सिखाएंगे ना। हम उसको ये थोड़ी ना बताएंगे कि भैया तुम एक पूरा निबंध लिख दो, वो तो उसकी उम्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अभी तो वो ABCD लिखना सीख रहा है ना। लेखक ने निबंध के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमें व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि शिक्षा के लिए व्यक्ति को। हमारा लक्ष्य या उद्देश्य मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना है। मतलब अगर हम छोटे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो उसका बचपना कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो हमें आयु के हिसाब से ही जो है वो बच्चे को पढ़ाना देना चाहिए। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकता है। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन की घटना को हमारे सामने बहुत ही व्यवहारिक रूप में अभिव्यक्त किया है। साथ ही यह संदेश दिया है कि शिक्षा को हमें बच्चों पर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उनके मानसिक विकास के लिए मस्तिष्क में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डालने चाहिए, क्योंकि सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करने से बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होगा। हम अगर जबरदस्ती का दबाव डालेंगे ना तो बच्चे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। बच्चे को सबसे पहले क्या है कि उस चीज़ टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ेगा और वो डेवलपमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवदिया की भूमिका आपको मिले तो आप क्या करेंगे? संवदिया बनने के लिए किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है? अब आपसे बोला जाए कि आप एक संवदिया का कैरेक्टर निभाइए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे उसे, और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमने संवदिया पाठ पढ़ा है और जानते हैं कि संवदिया कौन होता है, तो उसी के हिसाब से देंगे। यदि संवदिया की भूमिका हमें अभिनीत करने का सुअवसर मिले तो हम उसे पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा से करने का प्रयास करेंगे। एक संदेश वाहक की गरिमा और उसके चरित्र को जीवंत स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो एक संदेश वाहक है। अब वो क्या है, वो कोई लेटर लेके नहीं जा रहा है, वो शब्दों और इमोशंस को अपने अंदर भर के लेके जा रहा है कहीं और बताने के लिए। तो ये भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। संवदिया बनने के लिए संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखने और जिस सुर व स्वर में संवाद सुनाया गया है उसी सुर और स्वर में सुनाने तथा संवाद की गोपनीयता बनाए रखने इत्यादि बातों का संवदिया बनने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब क्या है, जो बातें आपको बताई जा रही हैं और जिस लहजे में बताई जा रही हैं वही आपको बताना है, एक तो उसको ध्यान रखना है, और दूसरा संवाद गोपनीय होना चाहिए, आप किसी और के सामने इसे प्रकट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, खोखे के अंदर चिल्ला रहे लड़के के साथ गांधी जी के व्यवहार से आज के युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है? तो गांधी, नेहरू, यशस्वीर, अराफात पाठ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो किस प्रकार खोखा यानी कि एक छोटा सा स्टॉल था, उसके अंदर एक बच्चा जो है दर्द से चिल्ला रहा था, तो गांधी जी आए थे उसके पास में ना, तो चिल्ला रहे। गांधी जी का व्यवहार जो है, कैसे वो उन्होंने एक गरीब बच्चे की हेल्प करी और उसके पेट के दर्द को शांत किया, तो उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है, हमें ये बताना है। तो क्या है, सेवाग्राम आश्रम के पास एक खोखे के अंदर 15 वर्ष की आयु का लड़का पेट दर्द के कारण चिल्ला रहा था और बार बार गांधी जी को पुकारे जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर गांधी जी अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर वहां आए और एक कुशल वैद्य की तरह उसका उपचार किया। उन्होंने लड़के से उल्टी करने को कहा, जिससे थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया तथा उसे आराम मिल गया। तो किस तरीके से उल्टी करने को कहा, उसका पेट हल्का हुआ और उसको आराम भी मिल गया। तो ये तो हमारे सबसे पहले हमने घटना बताई। अब उन्होंने बोला कि युवाओं को इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो देखिए क्या है, गांधी जी के इस कार्य तथा उसके व्यवहार से आज के युवाओं को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी गांधी जी की भांति सहनशीलता यानी कि जो है पेशेंस, सहनशीलता मतलब पेशेंस, विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस,
प्रेम भाव यानी कि लवनेस यानी कि आप प्यार जो दोगे आदि गुणों को अपना कर दीन दुखियों की सहायता व सेवा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार गांधी जी ने धर्म वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव ना करते हुए एक सच्चे मनुष्य के रूप में उस लड़के का उपचार करके सहायता की, ठीक उसी प्रकार सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेते हुए दुखी और संकटग्रस्त मनुष्यों की सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। तो प्रेरणा क्या मिलती है, जैसे गांधी जी ने किया वैसे हमें भी इस चीज के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमारे पास में क्या आया है, गद्यांश हमारे पास आ रहा है हमारी अंतरा बुक के गद्य खंड से। अब उसको हमें पढ़ना है, संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करनी है। ये है हमारा प्रश्न 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। अमझर आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों का सूनापन है, ना कोई फल पकता है ना कुछ नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। तो ये हमारा गद्यांश था, हमने पढ़ लिया। अभी सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश अंतरा भाग 2 में संकलित यात्रा वृत्तांत जहां कोई वापसी नहीं से लिया गया है। इसके लेखक निर्मल वर्मा है। तो ये हमारा संदर्भ हो गया कि कहां से ये गद्यांश लिया गया। फिर आते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अमरौली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा के बाद प्रकृति के मूक सत्याग्रह यानी मौन विरोध का वर्णन किया है। तो भाई वहां से लोगों को हटाया जाना था, तो क्या होता, इससे पेड़ भी डिस्ट्रॉय हो जाते, ये पेड़ों को प्यार करने वाला कोई नहीं रहता। तो इसने क्या ना, प्रकृति ने उससे पहले ही अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया था। इसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। लेखक अमझर गांव की स्थिति के बारे में बताते हुए कहता है कि इस गांव के चारों ओर आम के पेड़ हैं, जहां आम पक कर पेड़ों से गिरते रहते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से पेड़ों में कुछ नहीं लगा। इस कारण उनमें एक अजीब सा सूनापन आ गया है। तो उन्हें लगता है कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत सूनापन है। तो इस गांव के पेड़ों पर ना कोई फल उगता है, ना ही आम पककर नीचे गिरता है। लेखक ने जब इस स्थिति का कारण पूछा, क्योंकि उन्हें पता था ये अमझर गांव का नाम ही क्या है कि यहाँ बहुत सारे आम झड़ते हैं, मगर अब क्या है, अब हो ही नहीं रहा। तो भाई लेखक भी भाई बहुत चिंतित हो गए, तो उन्होंने इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या था, तो लोगों ने बताया कि अमरौली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा के अनुसार नवा गांव के कई गांव उजाड़ दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद आम के पेड़ सूखने लगे। जैसे ही घोषणा हुई, आम के पेड़ अपने आप सूखने लगे। इस प्रकार से यह प्रकृति की प्रक्रिया थी कि जब मनुष्य का आश्रय ही खत्म हो जाएगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। इसी कारण अब पेड़ों पर फल नहीं लग रहे हैं। तो क्या मतलब, हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमको चाहते हैं, जब वो ही यहाँ से चले जाएंगे तो पेड़ों की देखभाल कौन करेगा। इस बात से पेड़ दुखित हो गए और उन्होंने आम जो है झरना खत्म कर दिया, कोई फल अब उसमें नहीं होता। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 13। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी जो पुस्तक है आपकी पूरक पुस्तिका अंतराल, उसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसका हम उत्तर देंगे। कोई एक ही उत्तर देना, 2 प्रश्न है, एक उत्तर देना है, और ये है हमारा 3 मार्क्स का। वर्ड लिमिट याद रखिएगा, 60 मार्क्स का हमको उत्तर, 60 शब्दों में हमें ये उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, 2 प्रश्न है, 2 में से पहला प्रश्न है, एक जागरूक नवयुवक होने के नाते आप अपने स्तर पर नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में ना, तो उसी में से दिया है। तो इसमें क्या है कि भाई उसमें बताया गया है कि मालवा में नदियां हैं, तालाब हैं, तो उसी तरीके से बताया गया कि आप अपनी नदियों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या था, भरतवंशियों को अमृत तुल्य जल का पान कराने वाली नदियां, जिन्हें हम माता कहकर बुलाते हैं, आज गंदे नालों में बदलती जा रही हैं।
इन नदियों का जल पूरी तरह से प्रदूषित हो चला है। एक जागरूक नवयुवक होने के नाते मैं अपने स्तर पर इन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। तो अब देखिए, आप क्या देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आपने भी बहुत सारी चीजें इस बारे में सोची होंगी, तो आप भी अपने तरीके से, हो सकता है इसमें कुछ जो पॉइंट्स नहीं हुआ, आप अपने तरीके से भी उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो स्वेच्छा से लिखा जाने वाला उत्तर है, मेरा उत्तर अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मगर आप यहाँ से कुछ आइडियाज जरूर ले सकते हैं। क्या है देखिए, पहला, नदियों में पॉलीथीन अथवा प्लास्टिक की बनी वस्तुएं नहीं छोड़ना चाहिए, इससे क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। दूसरा, पूजा करने के दौरान या उसके पश्चात नदियों में पूजन सामग्री को नहीं डालना चाहिए। हम लोग करते हैं ना, विसर्जित करने का काम करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। नदियों में मूर्ति विसर्जन नहीं करना चाहिए। आजकल तो देखिए क्या, मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए अलग अलग स्थान बन गए, आप वहां पे करिए, नदियों में विसर्जित मत करिए। अपने क्षेत्र में स्थापित कारखानों के मालिकों अथवा वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उन्हें सुझाव दूंगा कि वे कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में ना गिराएं। मतलब जो कारखानों की गंदगी डाली जाती है, वो हम उन कारखानों के मालिकों से मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा ना करें। दूसरा है, समाचार पत्रों का सहारा लेकर अथवा व्यक्तिगत रूप से राज्य के संबंध मंत्रियों से मिलकर उन्हें क्षेत्र में मौजूद उन नालों की जानकारी देंगे जिनके माध्यम से क्षेत्र में मल जल और अन्य गंदगी, ये चीजें नदियों में डाली जा रही है। तो जो है ना, शहर की गंदगी भी नालों के जरिए नदियों में डाली जा रही है। तो हम मंत्रियों से मिलकर उन्हें ज्ञापन देंगे कि कृपया करके इनको रोका जाए ताकि नदियां गंदी ना हो। नेक्स्ट है, संपादकीय पत्र या लेख के द्वारा लोगों को नदियों को साफ रखने के लिए जागरूक होगा। मतलब हम एक समाचार किसी भी समाचार को एक पत्र लिखेंगे और पत्र के माध्यम से जो है उस पत्र को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि संपादकीय पृष्ठ पे छापा जाए और लोगों को जागरूक करेंगे नदियों को लेकर। अपने क्षेत्र में सभा, नुक्कड़ नाटक आदि आदि आयोजित कर लोगों को नदियां स्वच्छ रखने के प्रेरित करेंगे। तो जो है ना, छोटी छोटी जो है ये एक्टिविटीज करने, यानी कि सभा करना, नाटक करना, इससे लोगों के अंदर जागरूकता देंगे कि नदियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमें स्वच्छ रखना चाहिए। फिर नदियों को दूषित किए जाने वाले कारखानों को बंद किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रदर्शन करूंगा, रैली करूंगा। मतलब हमारे अगर कहने के बावजूद भी अगर कारखाने वाले जो है ना इन कार्य को नहीं बंद करते, मतलब गंदगी नदियों में गिराना नहीं रोकते, तब हम रैलियां और प्रदर्शन भी कर सकते हैं। नदियों की महत्ता और उन्हें स्वच्छ रखने के संबंध स्लोगन आदि लिखकर सार्वजनिक स्थानों पे छपवाऊंगा। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना स्लोगन, यानी कि नारा लिखो, तो ऐसे स्लोगन्स लिख के भी जगह जगह हम स्टिक कर सकते हैं ताकि लोग पढ़ें और इससे प्रेरित हों। नदियों पर नए नए बांध ना बनाए जाएं, इसकी मांग करते हुए सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी छेड़ूंगा। बांध बनाने से भी नदियां बहुत खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी प्रवाह नहीं बहती और जिसमें उससे गंदगियां इकट्ठा होती जाती हैं। तो बांध कम से कम बनाए जाएं, ज़्यादा बांध ना बनाए जाएं, इसकी रिक्वेस्ट हम करेंगे। चलिए अब आते हैं हमारा दूसरे प्रश्न पे। सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आपको इस पात्र से क्या प्रेरणा मिलती है। तो सूरदास जो है वो हमें उसकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है और उससे हम क्या सीख सकते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए क्या है, सूरदास सन्मार्ग पर चलने वाला मानवोचित गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, क्या है? पहला है सहृदयता, यानी कि वो बहुत ही हृदय से अच्छा है, तभी ये तो वो भैरव की पत्नी सुभागी की इतनी मदद करता है जिसके कारण उसकी झोपड़ी जल जाती है। तो क्या है, नेत्रहीन होने के बावजूद सूरदास हृदय बहुत बड़ा है। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। वह सुभागी को अपने घर में शरण देकर उसके पति भैरव से उसकी रक्षा करता है, जबकि भैरव उसकी सहृदयता का गलत मतलब निकालकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। तो उसका हृदय कितने बड़ा था भाई, पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ ना देता वो, लेकिन तब भी उसकी पत्नी को उसने शरण दी थी। दूसरा है सहनशीलता। सूरदास में सहनशीलता का गुण भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भैरव के द्वारा झोपड़ी जलाए जाने और उम्र भर की कमाई के रूप में जमा की गई रुपयों की पोटली चुरा लेने के बावजूद वह सब कुछ शांत रहकर सह लेता है। मतलब उसे पता है कि उसकी झोपड़ी किसने जलाई, उसके पैसे किसने चुराए, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप रहता है, किसी से कुछ भी नहीं कहता है। फिर है तीसरा आत्मविश्वास। उसके अंदर वो आत्मविश्वास जो है वो कैसा है? सूरदास में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। झोपड़ी के राख हो जाने के बाद भी वह विजय पर्व मनाते हुए झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है।
ठीक है ना। अब झोपड़ी नष्ट हो गई, लेकिन तब भी उसके अंदर इतना था कि चलो मैं दोबारा झोपड़ी बना लूंगा। मिठुआ के पूछने पर कि हम कहाँ रहेंगे, झट से जवाब देता है दूसरा घर बनाएंगे। यहाँ तक कि मिठुआ पूछता है कि जो कोई 100 लाख झोपड़ी जला देगा वह सरलता से उत्तर देता है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो ये सारी विशेषताएं थी जो हम उनसे सीख सकते हैं, हम अपने अंदर ये सारी चीजों को ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न पत्र खत्म हुआ। आप सभी ने जो है बहुत अच्छे से इनके उत्तर दिए होंगे, हमें यकीन है। आगे और भी प्रश्न पत्र आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, सैम्पल पेपर्स आएंगे तो उनको भी हम करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स जो है आप तक बहुत ही आसान तरीके से एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज़ जो है मुहैया कराता आया है, मतलब 100% फ्री एजुकेशन देता आया है, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए। तो अब व्यवधान तो हमने हटा दिए, लेकिन अब उसको हम थोड़ा और सरल बना रहे हैं। ये सरल बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं, और इनको बहुत ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ये कैटेगरीज हमारी क्या हैं, जैसे कि हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारी एक बुक हो जाती है थ्योरी बुक, फिर हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो हमारी एक बुक हो गई सोल्यूशन बुक, हमने फिर एमसीक्यूज़ की है तो एक बुक हमारी हो गई एमसीक्यूज़ बुक। इस तरीके से हर सब्जेक्ट्स में आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज की बुक हमने तैयार कर दी है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट कीजिए। हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा इसके लिए, और आप ये बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ाई बस हम चाहते हैं आप अच्छे से करें, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, कोई मुश्किल नहीं आए। कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल आती है हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपका उसका निवारण लेकर हम तुरंत ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।